पैसों का घमंड। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है पैसों का घमंड। बहू अपने घर और पैसों की हैकरी दिखाते हुए रचना जी से कहती है, यह घर मैंने पूरा 1 करोड़ का खरीदा है। अच्छे से देख लो, पूरे घर में मेरी पसंद का फर्नीचर लगवाया है। और यह फर्श देख रही है, इसका पत्थर मैंने स्पेशल एमपी से मंगवाया है, तब जाकर लगवाया है। इस घर का फर्श ऐसा है कि अपना मुंह देख लो। अपने नए नए घर का दिखावा करते हुए रचना जी की बहू किरण उनको पूरे घर में घुमा रही है। पीछे पीछे रचना जी अपनी बहू बेटे के नए नए घर को देखकर बहुत खुश हो रही है कि आज मेरा बेटा इतना बड़ा आदमी बन गया है, इतना तरक्की कर ली कि उसने इतना सुंदर घर खरीद लिया। घर में कुछ कमरों में अभी भी काम चल रहा था। अचानक से रचना जी को दिखता नहीं, पास में रखा हुआ एक पेन का डब्बा फर्श पे फैल गया। फर्श पे फैले हुए पेन को देख करके किरण तो गुस्से से आग बबूला हो गई। क्या माँ जी, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? आँख से अंधी हो क्या? इतना बड़ा पेन का डब्बा रखा था और तुमने फर्श पे फैला दिया। इतना साफ सुथरा फर्श था इस कमरे का, चल देख कर चला कीजिए। इतनी मुश्किल से तो हमने अपना नया घर खरीद पाए हैं और आपने उसको गंदा कर दिया। अरे आप तो ऐसा घर जिंदगी में ना खरीद पाए, एरिया घिस जाएगी मेरे जैसे घर की 1 कमरे को खरीदने के लिए। अरे आपकी और पिताजी की औकात नहीं है ऐसे घर को खरीदने की, लेकिन आपको तो मेरे घर की कदर ही नहीं है, आते ही मेरे घर को गंदा कर दिया। रचना जी कमरे के एक कोने में डरी सहमी सी खड़ी है। बहू ने थोड़ा सा पेंट फैलने पर उनको इतना कुछ सुना दिया है कि अब तो उनको कदम घर में और कुछ देखने के लिए बढ़ नहीं रहे थे। उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि अगर बहू के घर में और कहीं घूमे कुछ और गड़बड़ हो क्या तो बहू पता नहीं क्या कहेगी। अब इधर चुपचाप से एक कोने में क्या खड़ी हो, जाओ बाहर बालकनी से पोछा उठाकर लाओ, सारा पेंट साफ करो। तुमने फैलाया है तो तुम्हें ही साफ करना पड़ेगा। बहू की इतनी तेज आवाज को सुनकर रचना जी के पति विनोद जी पीछे पीछे से आ गए। अपनी पत्नी को पोछा जमीन पर रगड़ते हुए देखते हैं तो कहते हैं, क्या हुआ रचना, तुम क्यों सफाई कर रही हो? कुछ नहीं, मुझसे यह पेंट फैल गया है, बहू का घर गंदा हो गया है, इसलिए वो मुझसे गुस्सा कर रही है। बहू ने साफ करने के लिए कहा है, गलती मेरी है। कैसे बातें कर रही हो रचना, कोई जानबूझकर थोड़ी गलती करता है, तुमने अनजाने में फैला गया। घर में इतनी सारी नौकर काम कर रहे हैं, बहू किसी से भी बोलकर इसको साफ करा सकती थी, तुम क्यों उसको साफ कर रही हो? विनोद जी की बात सुन करके किरण कहती है, अब जिसने फैलाया है उसी को साफ करना पड़ेगा। ऐसे घर में रहने की उनकी आदत नहीं है और रहेगी भी कैसे? ऐसे घर को खरीदने की औकात भी नहीं है उनकी। और पापा जी, मेरे घर के नौकर भी मम्मी जी से ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनते हैं, मम्मी जी से ज़्यादा ढंग से बन संवर कर रहते हैं। इतना कहकर किरण अपनी हिल वाली चप्पलों को कटकट करते हुए कमरे में जाकर विनोद जी के बेटे रोहन से शिकायत लगा देती है कि देखा तुमने, अपनी माँ को इस घर की पहली दिवाली पे बुला तो लिया है, लेकिन उन्होंने आते ही हमारे स्टोर रूम के कमरे में पेंट फैला दिया, हमारा सारा घर गंदा कर दिया। क्या माँ ने पेंट फैला दिया? अपने काम को छोड़कर बेटा स्टोर रूम की तरफ भागते हुए आता है और वो भी अपनी माँ पे चिल्लाने लगता है, माँ देख कर काम किया करो, ने घर को कितना गंदा कर दिया है, अब इसको अच्छे से साफ करना, एक भी दाग नहीं दिखना चाहिए फर्श पर, और जब तक ये साफ न हो जाए तब तक आप इसको रगड़ते रहो। इतना कहकर बेटा अपने कमरे में चला गया। लेकिन रचना जी की आंखों में आंसू आ गए कि उन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था कि बेटी बहू ने उन्हें इतना बेइज्जत कर दिया, इतना कुछ सुना दिया। विनोद जी को भी अपनी बहू बेटों की बात खास कर निकल जाती है। दरअसल रचना जी और विनोद जी अपने बहू बेटे की घर में दिवाली का त्यौहार मनाने के लिए आए हैं।
बेटे का ही 10 दिन पहले फ़ोन आया था, पिताजी मैंने नया घर खरीदा है और इस घर में मेरा पहली दिवाली है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ ही इधर आकर दिवाली मनाएं। विनोद जी ने बहुत मना किया था, लेकिन बेटे ने जिद करके उन दोनों को बुला लिया। बेटे के साथ साथ बहू किरण का भी बहुत मन था कि वो सास ससुर को अपने इस घर में बुलाए, क्योंकि वो सास ससुर को इस घर में बुलाकर उनका अपमान करना चाहती थी, उन्हें अपना रुतबा दिखाना चाहती थी, उन्हें यह बताना चाहती थी कि गांव में तुम जिस तरह के घर में रहती हो वो एकदम से घटिया होते हैं, और देखो मैंने इधर कितना बढ़िया घर बनाया है और खरीदा है, सारी सुख सुविधाएं हैं इस घर में, कांच की तरह चमक रहा है, सुंदर सुंदर महंगे महंगे फर्नीचर खरीदे हैं। बहू सिर्फ दिखावा करने के लिए अपने सास ससुर को अपने घर में बुलाना चाहती थी और उसने ऐसा किया। सुबह सुबह ही विनोद जी और रचना जी अपने बहू बेटे के घर आए थे। विनोद जी का बेटा बहू दोनों ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हैं। बहू तो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ बहुत ही नकचढ़ी और घमंडी है। वो अपने से बड़ों का अपमान करने से ज़रा सा भी संकोच नहीं करती, उसे अपनी जॉब और पैसों का घमंड है। सुबह सुबह जब विनोद जी और रचना जी घर आए थे तो बहू बेटे कमरे से निकल कर आए, फॉर्मेलिटी के लिए घुटनों से उनके पैर छुए, उनके बाद किचन में अपने नौकर को आवाज़ देते हुए बोले, घर में कुछ मेहमान आए हैं, उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। अपने बेटी बहू के मुंह से अपने लिए मेहमान शब्द सुनकर विनोद जी व रचना जी को बहुत अटपटा लगा। उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन रचना जी मन ही मन सोच रही थी, क्या हम अपनी बेटी बहू के घर में मेहमान हैं? क्या बेटी बहू का घर हमारा घर नहीं होता? खैर अभी आए हैं, किसी से कुछ नहीं कहना उन्हें ठीक नहीं लगता है। चाय नाश्ता होने के बाद बहू उन्हें अपना घर दिखाने के लिए ले जाती है। हर एक चीज़ को बारीकी से दिखा रही थी और हर एक चीज़ के पैसे भी रचना जी को बता रही थी। मैंने हर चीज़ बहुत कॉस्टली खरीदी है इस घर के लिए। घर घूमते वक्त ही रचना जी के हाथ से पेंट फैल गया। सारा पेंट साफ करने के बाद विनोद जी और रचना जी हॉल में आकर सोफे पे बैठने ही वाले थे कि बहू आकर बोली, आपके हाथ गंदे हैं और साथ कपड़े पे भी पेंट लगा है, तो सोफे पर मत बैठिए, पहले जाकर अपने कपड़े बदल लीजिए तब सोफे पे बैठिएगा, नहीं तो हमारा सोफा गंदा हो जाएगा। इतना महंगा सोफा खरीदा है हमने, पूरे 60,000 का आया है। अपनी बहू की बात सुन करके विनोद जी उसका मुंह देखते ही रह गए। रचना जी कहती है, ठीक है बेटा, तुम सही कह रही हो, मैं कपड़े बदल लेती हूँ। और माँ, तुम क्या साड़ी पहन कर आई हो? क्या तुम्हारे पास कुछ ढंग के कपड़े नहीं हैं? तुम्हें पता है हमारी काम वाली भी साड़ी नहीं पहनती है, तुम बिल्कुल गांव की गवार बन के आई हो। या नहीं कि अपनी बहू के पास जा रही थी तो कुछ ढंग का पहन लेती। अरे गांव में कुछ ही पहनती रहो, फिर जब मेरे पास आओ तो सूट पहना करो। बेटा, मैंने तो शादी के बाद कभी सूट पहना ही नहीं है, जब से ससुराल आई हूँ तब से साड़ी ही पहन रही हूँ और अब तो साड़ी पहनने की ही आदत है, मेरे पास सूट नहीं है। तभी अंदर कमरे से बेटा भी निकल कर आता है और कहता है, अच्छा तुम्हारे पास सूट नहीं है, कोई बात नहीं किरण, तुम जो नौकरानियों को दिवाली के पूजा के बाद सूट देने वाले थी, उन्हीं में से 2 सूट माँ को दे दो, अपने लिए सिलवा लेगी और जब तक हमारे पास रहेगी तब तक सूट ही पहनेगी, हम उन्हें साड़ी नहीं पहनने देंगे। वो साड़ी पहनेगी तो हमें किसी को बताने में शर्म आती है कि यह हमारी माँ है, बिल्कुल नौकरानी की तरह लगती है साड़ी में। अब तो विनोद जी की बर्दाश्त की हद हो रही थी। विनोद जी गुस्सा होते हुए अपने बेटे से कहते हैं, बेटा, तुम्हारी माँ ने हमेशा से साड़ी पहनी है और वो साड़ी ही पहनेगी। अगर तुम्हें साड़ी पहनने से समस्या थी तो तुम बता देते, हम माँ को लेकर नहीं आते, हमें आने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्या हमारा अपना अपमान करने के लिए इधर बुलाया है? अपने पिता की बात सुन करके बेटा थोड़ा सा सक पका जाता है, कहता है, ठीक है माँ, जो पहनना है पहन लो, लेकिन बहू को जितना अपने
अपने सास ससुर का अपमान करना था और अपने पति से करवाना था उतना तो उसने करवा ही लिया था। पता नहीं क्यों किरण शुरू से ही अपने सास ससुर से बहुत चिढ़ती थी और हमेशा से उसे अपनी पढ़ाई लिखाई और नौकरी का बहुत घमंड था। रचना जी कहती है, मेरा बेटा मेरा कमरा कौन सा है, मुझे कौन से कमरे में अपना सामान रखना है, मेरे बैग तो अभी हॉल में ही रखे हुए हैं। हाँ मासी, जिस रूम में आपने पेंट फैलाया है वो स्टोर रूम है, आप अपना सामान उसी में रख लीजिए। क्या बेटा, हम स्टोर रूम में रहेंगे? तुम्हारा इतना बड़ा घर है, पूरे घर में 5 कमरे हैं और हमें स्टोर रूम में रहने के लिए दे रही हो। वो क्या है पापा जी कि अभी घर नया नया है, चारों तरफ सामान फैला हुआ है, कोई भी कमरा ठीक से खाली नहीं हुआ है और 2 कमरे खाली है तो अभी हमारे मायके से भी सभी लोग आने वाले हैं, बहुत से गेस्ट आएंगे, उनके लिए खाली रखा है। आप लोग तो हमारे घर के हैं तो आप लोगों को तो कहीं भी रख लेंगे। रचना जी अपने पति का हाथ पकड़कर एक हाथ में बैग उठाती है और कहती है, चलो हम चलते हैं। अच्छा तो है वो कमरा, क्या बुराई है उसमें, पूरा पक्का है, नीचे इतना अच्छा फर्श है। कमरे में पहुंचकर विनोद जी रचना जी से कहते हैं, हमें लगता है हमने इधर आकर गलती कर दी है, हमें नहीं आना चाहिए था। यहाँ तो बहू बेटा भी हमारी बेइज्जती करने से पीछे नहीं हट रहा है। अरे जिसकी वजह से बेटा इतना आगे बढ़ा है, हमने उसको इतना पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर बड़ा क्या है, उसको यह सब दिखाई ही नहीं देता। ऐसे लगता है जैसे जन्म लेते ही उसने सब कुछ हासिल कर लिया हो, उसे पालने में हमने कुछ किया ही नहीं हो, हमारी कोई मेहनत ही न लगी हो। कैसे मैं गांव में उधारी लेकर इसकी पढ़ाई के लिए पैसे देना आता था, मेरा बेटा यह सब भूल गया। आज इसके पास पैसा आ गया तो पैसों की चकाचौंध में इतना खो गया है कि अपने माँ बाप का ही अपमान करने से पीछे नहीं हट रहा है। अपने पति के गुस्से को देख करके रचना जी कहती है, अब आप शांत रहिए, हम लोग 4 दिन के लिए आए हैं, उसके बाद वापस से घर चले जाएंगे, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? नहीं रचना जी, मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि बहू बेटा अपने पैसों का हमें कितना दिखावा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या हमारे पास पैसे नहीं हैं? वो हमें ऐसा दिखा रहे हैं जैसे हम तो भिखमंगे हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं। अरे हम भी अपने गांव के ज़मींदार हैं, हमारे पास भी सब कुछ है और मैं इंटरमीडिएट स्कूल में अध्यापक रहा हूँ, मुझे भी पेंशन मिलती है। कुछ हमने गरीबी में जीवन नहीं बिताया है, हम भी तो अपने गांव में आराम से रहते हैं, हमारे भी बढ़िया ठाठ है। लेकिन बहू को तो ऐसा लगता है कि उसने घर खरीद लिया है तो उससे बड़ा कोई है ही नहीं इस दुनिया में और हमें ही अपने पैसों का दिखावा कर रही है। मुझे यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। रचना जी जल्दी से दिवाली की तैयारी के लिए निकली और उसके बाद वापस से हम गांव चलेंगे। ठीक है, हम जल्दी ही गांव चलेंगे, ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे। बड़ी मुश्किल से रचना जी विनोद जी और बेटी बहू के घर में 4 दिन गुजारती हैं। एक एक पल उन्हें पहाड़ के जैसे बीत रहा था, लेकिन चलो दोनों पति पत्नी एक साथ हैं तो आपस में सुख दुख बांट कर लेते थे। दिवाली की पूजा वाले दिन किरण अपनी सास रचना जी के पास आकर कहती है, माँ जी आज मेरी खाना बनाने वाली ने छुट्टी ले ली है, मेरे पास ऑफिस का बहुत काम आ गया है तो आप रसोई का काम संभाल लीजिए। रसोई में बहू भोग के लिए 2-3 सब्जी बता देती है, पूरी खीर 2 मिठाइयाँ बनानी हैं, आप यह सब कुछ कर लेना, मैं आकर आपकी सहायता कर दूंगी। बहू मैं इतना सारा अकेले कैसे कर पाऊंगी? रचना जी बोलती ही रह गई। बहू रचना जी की बात को अधूरा सुनकर ही फरमान सुनाकर चली गई। दिवाली का त्यौहार है, खाने के बिना काम भी नहीं चलेगा। रचना जी रसोई में गई, कुछ सामान भी नहीं पता था, बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढूंढ कर कुछ बना पाती हैं। बहू ने कहा है था कि सहायता करूंगी, लेकिन बहू का तो कोई अता पता ही नहीं है। रचना जी ने फ्रिज से निकाल कर 2 सब्जियां बना ली, आटा लगा लिया, खीर बना ली, बहुत कुछ काम कर लिया, लेकिन बहू एक बार भी रसोई में झांकने के लिए भी नहीं आई।
उसे तो ऐसा लग रहा था कि उसकी सास नहीं रसोई में उसकी काम वाली काम कर रही हो। जैसे तैसे खाना बनाने के बाद दिवाली की पूजा होती है। दिवाली की पूजा होने के बाद दूसरे दिन सुबह ही विनोद जी अपने बेटे से घर जाने की बात करते हैं कि बेटा तुम मेरा टिकट निकाल कर दे दो, मैं देख लूँगा मेरी ट्रेन कितने बजे है, उसी हिसाब से स्टेशन के लिए निकल जाऊँगा, कहीं देर न हो जाए। बेटा टिकट को निकाल कर अपने पिताजी के हाथ में रख देता है। वह कहता है आपकी ट्रेन दोपहर 2 बजे है। रचना जी अपने बेटे बहू से पूछती है कि बेटा अब तुम कब घर आओगे, बहुत दिनों से घर नहीं आए हो। हाँ मेरे पास अभी तो समय नहीं है, पर घर आने का अगर कभी टाइम मिला तो आऊँगा, लेकिन माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है। बेटे के मना करने के बाद भी बहू के पास जाकर पूछने लगे कि बेटा तुम दोनों बहुत दिनों से घर नहीं आए हो, जब तुम दोनों की छुट्टियां हो तो घर जरूर आना। किरण जॉब रौब दिखाते हुए कहती है मेरे मायके में मेरे भाई की शादी विधायक की बेटी से तय हुई है, उसकी शादी है 6 महीने बाद, उसी की शादी में मैं आऊँगी। अगर समय मिला तो बहू ने घर आने में भी अपनी बातों से मायके का दिखावा कर ही दिया। आखिरकार विनोद जी और रचना जी के स्टेशन पे आकर अपनी ट्रेन में बैठ गए और पूरे रास्ते चुप रहे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे बहू के बारे में क्या बात करे। जितनी खुशी के साथ वहाँ आए थे उतने ही उदासी के साथ वापस भी चले गए। धीरे धीरे करके समय व्यतीत हो गया। 6 महीने बाद बेटे का फोन आता है कि पिताजी मेरे ससुराल में शादी है, मैं और किरण दोनों ही आ रहे हैं, 1 दिन का समय एक्स्ट्रा है, तो सोच रहे हैं हम आपके पास भी हो जाए, लेकिन हम लोग उधर ज़्यादा समय तक नहीं रुकेंगे क्योंकि गांव में लोगों का बिल्कुल मन नहीं लगता है, ना तो उधर कुछ सुख सुविधा होती है ना ही कोई अरेंजमेंट होता है, इसलिए सिर्फ हम 1 दिन के लिए आ रहे हैं। रचना जी अपने बेटे बहू के आने की बात सुन कर के खुश हो गई कि चलो इतने सालों बाद बहू बेटा घर आ रहे हैं। बेटा बहू शादी अटेंड करने के बाद अपने घर आते हैं, लेकिन घर के बाहर खड़ी होकर के वे अपने पिताजी को फ़ोन करके पूछते हैं पिताजी हमारा घर कहाँ है, मुझे तो अपने गली में अपना घर दिख ही नहीं रहा है, अपना जो 2 कच्चे और 2 पक्के कमरों का घर बना हुआ था वो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है, उसकी जगह तो एक बहुत बड़ा बंगला बना है और उसमें बहुत बड़ा गेट लगा है। उस चमचमाते हुए गेट को देख करके बहू बेटे की आंखें फटी की फटी रह गई। जब उन्होंने उस गेट के ऊपर रचना जी और विनोद जी के नाम की नेम प्लेट देखी तो वो नज़दीक जाकर उस नेम प्लेट को देखते ही रह गए कि नाम तो उसकी माता पिता का ही है। तभी दरवाजे के अंदर से विनोद जी निकलते कहते आ जाओ बेटा, यह अपना ही घर है, यह घर मैंने पिछले 6 महीने में बनवाया है। पिताजी के शानदार घर को देख कर के बेटे बहू हक्के बक्के से खड़े रह गए। इतना सुंदर घर और इतने नक्काशी वाला घर बनाया गया था, चारों तरफ मार्बल ही मार्बल चमचमा रहा था। पिताजी ने गांव में रहकर भी इतने सुंदर सुंदर पेड़ लगाए थे कि किसी का भी मन मोह जाए। घर को देख कर के किरण की आंखें फटी की फटी रह गई, उसके कदम तो अंदर की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। विनोद जी कहते हैं आराम से आइए बेटा, अपना ही घर है, हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। किरण अंदर जाती हो तो देखती है अंदर में तो डबल प्लेस बना हुआ है, हॉल में ही सीढ़ियाँ ऊपर की लिए गई हुई है, चारों तरफ से ग्रिल लगी है, नीचे सिर्फ 2 कमरे हैं, किचन है और एक बड़ा सा हॉल है। किचन में बहुत बढ़िया देसी घी के हलवे के बनाने की खुशबू आ रही है। रसोई में रचना जी हलवा बना रही है, अपने बेटे बहू के आने की खुशी में ढेर सारा खाना बना कर रखी है। रसोई से निकल कर रचना जी आती है और कहती है अरे बेटा बहू तुम आ गए, बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। बहू बेटे के मुंह से एक शब्द भी नहीं फूट रहा था कि वो अब क्या बोले। हॉल में इतना शानदार सोफा डाला हुआ था जिसके सामने उनका सोफा फीका पड़ रहा था। फर्नीचर भी विनोद जी ने ऐसा चुन चुन कर खरीदा था, दूर दूर से मंगवाया था। चमक तो ऐसे रही थी कि बस लोग देखते ही रह जाते थे।
किरण रसोई में जाकर देखती है, रसोई में तो आज के ज़माने के हिसाब से सब कुछ लगाया हुआ है। आरओ से लेकर चिमकी तक घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। रचना जी अपनी बहू का हाथ पकड़कर सोफे पे बैठा देती है और बैठो बहू, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ बना कर रखा है। चाय नाश्ता होने के बाद रचना जी अपनी बहू का हाथ पकड़कर कहती है, चलो बेटा तुम्हें हमारा कमरा दिखाते हैं। तुम्हारा कमरा भी बहुत सुंदर बनवाया है। किरण आश्चर्य से कहती है, माँ जी मेरा कमरा? विनोद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, हमारे घर में बहू बेटों के लिए कमरा बनवाते हैं, स्टोर रूम नहीं देते हैं। स्टोर रूम की बात सुन करके बहू बेटे दोनों ही शर्मिंदा हो गए। आखिरकार बेटे से रहा नहीं गया और वो अपने पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी आपने इतना सुंदर घर कब बनवाया और कैसे बनवाया? इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? विनोद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्यों बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि घर सिर्फ तुम ही बनवा सकते हो? हम नहीं बनवा सकते? तुम शायद भूल रहे हो, हम अपने गांव के ज़मींदार हैं। हमारे पास 100 बीघा ज़मीन है, मेरी पेंशन भी आती है, तो मेरे पास तो पैसों की कमी नहीं है। हम तो चाहते थे कि कर लेते हैं, वो भी सिर्फ हमने इसलिए गांव में कुछ ज़्यादा नहीं किया कि हम दोनों को ही रहना है, तो क्यों ज़्यादा गांव के पैसों में इन्वेस्ट करना। लेकिन जब से तुम्हारे घर से आए हैं तब से हमें ऐसा लग रहा है कि हमें अपने पैसे अपने ऊपर भी खर्च करने चाहिए, वरना लोगों को ऐसा लगता है कि हम भीख मंगे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। अरे हमारे पास 100 बीघा ज़मीन थी, उसी में से 15 बीघा ज़मीन बेच करके यहाँ आलीशान बंगला बनवा लिया, सारा फर्नीचर खरीद लिया। जो चीज़ शहरों में नहीं होगी वो मैंने अपने घर में करवाई है। तभी दरवाजे पे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। विनोद जी कहते, रचना दरवाज़ा खोल कर आओ, वो साफ़ सफाई करने वाला आया होगा। पापा गांव में साफ़ सफाई करने वाला मिलने लगा? हाँ बेटा, स्कूल में माली का बेटा है, उसकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने उसको अपने घर में बागवानी का और साफ़ सफाई का काम दे दिया है और इसके बदले में हम उसे पैसे देते हैं और साथ ही उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी उठाते हैं। अपनी नौकरी और पैसों का घमंड करने वाली किरण आज सर को झुकाए चुपचाप बैठी है, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। सोफे पे बैठे हुए विनोद जी अपने बेटी बहू के लटके हुए चेहरे को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और खुद के पीठ पे शाबाशी देते हुए कह रहे थे कि आज तुमने बहू बेटे को वो अनदेखा चाटा मारा है जिसको वो पूरी ज़िंदगी याद रखेगी। और आज उनके बेटे बहू की हालत ऐसी है कि वो अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं, उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं फूट रहा है। बहू तो रह रह कर वो बातें याद कर आ रही थी जब उसने अपने सास ससुर को स्टोर रूम में रहने के लिए दिया था, अपने घर में बुलाकर इतनी बेइज्जती की थी, यहाँ तक कि अपनी सास को नौकरानी तक बोल दिया था। वो अपने ससुर माँ के पैरों को पकड़कर रोने लगती है और माफ़ी मांगती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत ही नादान हूँ जो हर चीज़ को पैसों में आंकती हूँ, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो। पिताजी आप भी मुझे माफ़ कर दो। विनोद जी हंसते हुए कहते हैं, बेटा कभी भी अपने पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए और किसी के पहनावे से उसकी हैसियत का पता नहीं लगाता है चलता है, तो उसके पहनावे से उसे कम या ज़्यादा समझना समझदारी की बात नहीं होती है। बहू बेटे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। बहू बेटा खाना खाने के बाद अपने कमरे में चले गए, सास ससुर के बने हुए सुंदर से कमरे में सोने के चले गए। बहू बेटे के जाने के बाद रचना जी कहती है, आज बहू बेटे घर आए हैं तो घर घर लग रहा है। विनोद जी भाग्यवान लगता है, बहू बेटों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उन्होंने अपने घर बुलाकर जो अपमान किया था, आज हमने उसको अपने घर बुलाकर सम्मान के साथ ऐसा चाटा मारा है जिसको वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी। मुझे अपने पैसों की हेकड़े दिखा रहे थे, उन्हें क्या लगता है हमारे पास पैसे नहीं हैं। अपने घर में बुलाकर हमारा तो अपमान किया था, आज हमने उसका सम्मान करके उन्हें घुटनों पे ला दिया है। दोस्तों आपको
आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।